हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। आज के सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड पार्ट 4 में आपका वेलकम है। देखिए, कल हमने कुछ नियम पढ़े थे जिसमें हम पढ़ रहे थे कि जीरंड जो होती है उसको भी अपने सिंगुलर मानते हैं। इन्फिनिटिव होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको भी सिंगुलर मानते हैं। किसी भी फ्रेज को भी सिंगुलर मानते हुए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि कोई क्लास आ जाता है, कोई वाक्य आ जाता है तो उसको भी सिंगुलर मानते हुए हम मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब आप देखिए कि कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे लिखा है द पुअर ऑनेस्ट। ओके, सेकंड सेंटेंस देखिए, द डम नॉट स्पीक। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस देखिए, द वर्चुअस रिस्पेक्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द रिच not used to physical labor। अब इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं? द पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, और इससे पहले आर्टिकल दी का यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब पुअर मीन्स गरीब होता है, लेकिन द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। इसी तरीके से डम का मतलब गूंगा होता है, लेकिन द डम का मतलब गूंगे लोग। वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान। द वर्चुअस का मतलब गुणवान लोग। रिच का मतलब धनवान, और द रिच का मतलब धनवान लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर्टिकल दी का यूज किया जाता है तो वो जो एडजेक्टिव होता है वो प्लूरल बन जाता है। तो इसलिए यहां इज एयर का प्रयोग करें तो द पुअर आर ऑनेस्ट। द पुअर आर ऑनेस्ट। द डम नॉट स्पीक। अब नॉट स्पीक यहां पर अगर आपको डज या डू में से एक भरना हो तो आपको क्या भरना पड़ेगा? प्लूरल मानते हो। सिंगुलर में तो एस वाली लगती है, तो एस वाली नहीं लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, डज नॉट स्पीक नहीं। तो द डम डू नॉट स्पीक। वर्चुअस इज और आर भरना हो तो अपने को क्या भरना पड़ेगा? यहां पर इज भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि इज नहीं भरेंगे, वर्चुअस ये प्लूरल है, बहुवचन बन रहा है, तो इसलिए आर भरेंगे। द रिच में भी देखिए इज और आर अगर आपको दिया जाए तो यहां पर भी अपने आर का ही यूज करेंगे। द रिच आर नॉट यूज टू फिजिकल लेबर। तो धनवान लोगों से फिजिकल लेबर नहीं करवाई जाती है प्राय। तो ये आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुछ सेंटेंस है आई द मैनेजर ऑफ द mill। I, the manager of the mill, am not happy with your work। With your work। इसी तरीके से अगला सेंटेंस देखिए, you my servant are not loyal to me। Next sentence, your teacher was here yesterday। ऐसे आपको सेंटेंस आएंगे। we your students playing a match today। playing a match today। तो अब आपको यहां पर देखना है, यहां पर देखना है, और यहां पर देखना है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है कि कैसे आया। हमने सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन आया कैसे? आई द मैनेजर ऑफ द मिल। आई द मैनेजर ऑफ द मिल। आई कौन है? आई को डिफाइन कर रहा है मैनेजर ऑफ द मिल।
मैं मिल का मैनेजर। तो ये दी मैनेजर ऑफ द मिल जो है वो आई के बारे में बता रहा है कि आई कौन है। तो ये क्या है, ये अपोजिशन फ्रेज कहलाती है, अपोजिशन फ्रेज कहलाती है या इन अपोजिशन वर्ड कहलाती है, अपोजिशन बोलते हैं इसको। जो जैसे अपने पीछे अपने पैरेंथेसिस के बारे में पढ़ा था, यहां पर हु केस में एंटीसीडेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपोजिशन के बारे में। आई की पूरी व्याख्या कर रहा है द मैनेजर ऑफ द मिल, मैं मिल का मैनेजर। तो यहाँ मूल रूप से जो सब्जेक्ट है वो आई है तो एम लगाएंगे। इसी तरीके से यू माई सर्वेंट, माई सर्वेंट कौन है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब भरेंगे आर, तो यहाँ पर वर्ब जो यूज होगी वो होगी आर। ही योर टीचर, योर टीचर कौन है, ही है, तो इसलिए ही के लिए इज भरेंगे। वी योर स्टूडेंट्स, योर स्टूडेंट्स कौन है, वी, तो वी की जगह अपने क्या भरेंगे, आर भरेंगे। तो ये क्यों ब्लैंक में भरेंगे, कारण ये है कि अपोजिशन जो होता है वो खुद सब्जेक्ट नहीं होता, अपोजिशन से पहले वाला वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की जब बात करें, जैसे ये आ जाए मच हैज, मच ऑलरेडी बीन डन। नेक्स्ट है लिटिल बीन डन सो फार। इसी तरीके से मच मोर स्टिल नीडेड, मच लेस एक्सपेक्टेड। अब यहां पर आप देखिए मच का यूज किया जा रहा है, लिटिल का यूज किया जा रहा है, मच मोर का यूज किया जा रहा है, मच लेस का यूज किया जा रहा है। मच मोर लिटिल लेस, इनका जब यूज, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा बताने वाले विशेषण हैं। जब ऐसे बताए जाते हैं तो इनकी जगह हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे, मच हैज या हैव में से भरना हो तो यहाँ क्या भरेंगे, सिंगुलर में क्या आता है, एस वाला था, मच हैज ऑलरेडी बीन डन। इसी तरीके से इसमें भी हैज और हैव भरना हो तो क्या भरेंगे, हैज, मच हैज बीन डन सो फार। इसकी मच इज या आर भरना हो तो मच मोर इज स्टिल नीडेड, यानी अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। मच लेस बहुत ही कम। अब मच लेस का बहुत ही कम, यानी अगर यहां पर आपको वॉज या वर में से एक फिलअप करना हो तो सिंगुलर क्या है, वॉज है, तो मच लेस वॉज एक्सपेक्टेड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होते हैं या मात्रा बताने वाले विशेषण जो होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हुए हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस और देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए आप, ए नंबर ऑफ बॉय कम। इसी तरीके से ए नंबर ऑफ बुक्स बीइंग परचेज्ड। इसी नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग, a number of students absent, the number of students going down, the number of graduate increasing, the number of employees
fixed the number of guests। अब इसमें आप देखिए यहां पर हमारे पास दो जो है एक्सप्रेशन आ रही है, यानी दो प्रकार की एक्सप्रेशन। ए नंबर ऑफ मतलब संख्या बताने वाली एक एक्सप्रेशन है, न्यूमरल एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, न्यूमरल एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो दो प्रकार की न्यूमरल एक्सप्रेशन आ रही है, एक तो है ए नंबर ऑफ, एक आ रही है दी नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ इसका मतलब ये होता है यहां पर इनडेफिनिट संख्या है, अनिश्चित संख्या है, अनिश्चित संख्या। और दी नंबर ऑफ ये एक निश्चित संख्या है, डेफिनेट संख्या है। तो जो अनिश्चित संख्या होती है, अनिश्चित संख्या होती है, उसको अपने प्लूरल मानते हैं उसको अपने प्लूरल मानते हैं। जैसे इसमें आपको भरना हो हैज या हैव, तो आपको क्या भरना पड़ेगा, हैव, क्योंकि ये ए नंबर ऑफ बॉयज हैव कम। इसी तरीके से ए नंबर ऑफ बुक्स यानी हैज या हैव में से भरना हो तो आप भरेंगे यहाँ पर हैव बीन परचेज्ड, क्योंकि ये ए नंबर ऑफ लिखा हुआ है। ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर भरना हो तो यहां भी हैज या हैव में से भरना हो तो हैव भरेंगे, क्योंकि इनडेफिनेट न्यूमरल एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव भरना हो तो आपको सिंगुलर ना मान करके प्लूरल मानते हुए उससे क्या करना है, हैव भरना होगा। तो ये आपको मैंने बताया कि ए नंबर ऑफ, ये जो ए नंबर ऑफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, क्योंकि ये अनिश्चित होती है। और दी नंबर ऑफ जो होता है वो सिंगुलर होता है, क्योंकि ये निश्चित होती है। तो निश्चित होती है यानी डेफिनेट होती है। तो इज या आर भरना हो तो यहां पर अब क्या भरेंगे, इज, क्योंकि सिंगुलर में ऐसा आता है। तो दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां हालांकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है फिर भी इज लगाएंगे। यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट नहीं है, आपको सब्जेक्ट पूरे को मानना है। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये क्या है, एक निश्चित संख्या है। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गोइंग डाउन। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, अब इसमें से आपको इज या आर भरना हो तो यहां पर क्या करेंगे, इज भरेंगे। द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आप लिख लेंगे इज या आर तो फिक्स्ड, इज फिक्स्ड। एम्प्लॉइज यहां हालांकि प्लूरल दिखाई दे रहा है। द नंबर ऑफ गेस्ट्स, अगर आपको यहां पर दो वर्ब दी जाए वेरी और वेरीज, तो अब आपको क्या कौन सी भरनी पड़ेगी, आपको यहां पर वेरीज भरनी पड़ेगी। द नंबर ऑफ गेस्ट्स वेरीज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि इंडेफिनेट और डेफिनेट दो प्रकार की न्यूमरल एक्सप्रेशन होती है। दो प्रकार की न्यूमरल संख्यावाचक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, इंडेफिनेट और डेफिनेट। जो डेफिनेट होती है वो उसके साथ सिंगुलर मानते हुए उसको अपने क्या करेंगे, सिंगुलर मानते हुए उसकी अपने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भरेंगे। और जो इंडेफिनेट होती है उसको प्लूरल मानना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, इसमें भी आपको ध्यान रखना है मैनी, मैनी ऑफ, ये मैनी ऑफ देख लेना है। मैनी ऑफ क्या है, ये मैनी ऑफ ए हैंडफुल ऑफ, इस तरीके से दिया होता है। द रेस्ट ऑफ, ठीक है ना। इसी तरीके से हाफ ऑफ, नेक्स्ट हाफ ऑफ के बाद ए क्वार्टर ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, इसी तरीके से सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इसी तरीके से मेजॉरिटी ऑफ, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ के बाद माइनॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ, इसी तरीके से पार्ट ऑफ, इसी तरीके से परसेंट ऑफ, इसी तरीके से नन ऑफ, नन ऑफ, इसी तरीके से ऑल ऑफ, इसी तरीके से फ्यू ऑफ। तो ये जो आपने एक्सप्रेसेस दे, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पर देखिए मैनी ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुई, मैनी, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, ये ए हैंडफुल ऑफ, ए हैंडफुल ऑफ पीपल या ए हैंडफुल ऑफ मैन,
तो अब आपको यहां देखना है कि ये इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है। जो डेफिनेट होती है उसको आपको सिंगुलर मानना है, और जो इंडेफिनिट होती है उसको आपको प्लूरल मानना है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, कुछ सेंटेंसेस आप ध्यान से देखना है। वो अब पहले तो हमने न्यूमरल एक्सप्रेशन की बात करी, अब हम क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी बताने वाली, मात्रा बताने वाली, मात्रात्मक अभिव्यक्ति जिसको बोलते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कि मच ऑफ मिल्क टर्न्ड सावर, ठीक है, मच ऑफ मिल्क टर्न्ड सावर। इसी तरीके से प्लेंटी ऑफ टी gone वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस में आपको दे दिया जाए a lot of butter been purchased, ठीक है, a good deal of food found to be tasteless। अब यहां पर ये जो मच ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में जो दूध था वो खट्टा हो गया। कितना दूध खट्टा हो गया अपने को पता नहीं है, यानी यहां पर इनडेफिनेट क्वांटिटी है, इनडेफिनेट क्वांटिटी है, क्वांटिटी डेफिनेट नहीं। प्लेंटी ऑफ टी बहुत सारी चीज चाहिए, यहां पर भी इनडेफिनेट है। ए लॉट ऑफ बटर बहुत सारा मक्खन, यह भी इनडेफिनेट क्वांटिटी है। ए गुड डील ऑफ फूड बहुत सारा भोजन, यहां भी क्वांटिटी जो है वो इनडेफिनेट है, अपने को पता नहीं है कि कितनी है। तो अपने को क्या करना है, यहां पर सिंगुलर ही भरना है। अगर हैज और हैव आ जाए तो आप यहां पर भरेंगे हैज। ओके, प्लेंटी ऑफ टी, अब यहां पर हैज या हैव आए तो हैज गॉन वेस्ट, ठीक है ना। ए लॉट ऑफ बटर, अब यहां पर भी हैज या हैव आ जाए तो यहां पर हैज बीन परचेज्ड। ए गुड डील ऑफ फूड, तो यहां वाज या वर लिखें तो यहां वॉज। ए गुड डील ऑफ फूड वॉज फाउंड टू बी टेस्टलेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इनडेफिनेट जो क्वांटिटी होती है, इनडेफिनेट जो क्वांटिटी होती है उसमें अपने सिंगुलर का यूज करते हैं। वैसे ही इनडेफिनेट नंबर जो होती है उसमें भी अपने सिंगुलर का यूज करते हैं। लेकिन डेफिनेट क्वांटिटी जो होती है या डेफिनेट जो नंबर होती है उनसे पहले उनके अंदर अपने जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर यूज करेंगे। डेफिनेट के अंदर अपने सिंगुलर यूज करेंगे और इनडेफिनेट में हम मच ऑफ मिल्क, यहां पर क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी मच ऑफ मिल्क, यहां पर मच ऑफ मिल्क टर्न्ड सावर, यहां क्वांटिटी क्या है, डेफिनेट है, डेफिनेट क्वांटिटी है। तो डेफिनेट क्वांटिटी में क्या करते हैं, अपने सिंगुलर मानते हैं। और डेफिनेट नंबर में सिंगुलर, ये इनडेफिनेट क्वांटिटी है मच ऑफ मिल्क, इनडेफिनेट क्वांटिटी होती है, डेफिनेट नंबर होती है, ध्यान रखना। निश्चित संख्या होती है तब अपने सिंगुलर मानते हैं, जैसे दी नंबर ऑफ निश्चित संख्या है, दी नंबर ऑफ, और ए नंबर ऑफ अनिश्चित संख्या है तो ए नंबर ऑफ आएगा तो अपने क्या करते हैं प्लूरल, और दी नंबर ऑफ आएगा तो अपने सिंगुलर। वहां ये है, और इसका उल्टा क्वांटिटी में होता है। क्वांटिटी में क्या है, जो अनिश्चित होती है वहां पर सिंगुलर, जो निश्चित होती है वहां पर प्लूरल का यूज करते हैं। अब इसमें कुछ आपको एक्सप्रेशंस दी हुई है, कैसे, जैसे लॉट ऑफ में आपको पता ही है, ए लॉट ऑफ तो आ चुका है, लॉट्स ऑफ भी आ सकता है, लॉट्स ऑफ है, हीप ऑफ भी आ सकता है, हीप ऑफ मैंने बहुत सारे ढेर, प्लेंटी ऑफ भी आ सकता है, प्लेंटी ऑफ। इसी तरीके से हाफ आ सकता है, ए क्वार्टर ऑफ आ सकता है, सम ऑफ आ सकता है, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ आ सकता है, इसी तरीके से पार्ट ऑफ आ सकता है,
ऑल ऑफ आ सकता है, रेस्ट ऑफ आ सकता है, और ए ग्रेट डील ऑफ। इसका मतलब भी बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत सारे, हीप ऑफ ढेर सारा, प्लेंटी ऑफ पर्याप्त मात्रा में, हाफ आधा, क्वार्टर ऑफ चौथाई, सम ऑफ कुछ, मोस्ट ऑफ अधिकांश, पार्ट ऑफ मतलब अंशतः, ऑल ऑफ सारा का सारा, रेस्ट ऑफ बचा हुआ, ग्रेट डील ऑफ पर्याप्त मात्रा में। तो ये सारी की सारी क्या है, इनडेफिनेट क्वांटिटी को बताने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन ऐसी है जो नंबर बताने के लिए काम में भी आ सकती है और क्वांटिटी बताने के लिए भी काम में आ सकती है। जो काउंटेबल चीज के लिए जो यूज होती है तो वो नंबर बताने के लिए, और जो क्वांटिटी बताने के लिए जो यूज होती है वो अनकाउंटेबल के लिए प्रयुक्त होती है। तो यहाँ ध्यान में यही रखना है कि अनकाउंटेबल कोई भी चीज होती है ना, वहां पर सिंगुलर लिखना चाहिए। मिल्क अनकाउंटेबल है, टी अनकाउंटेबल है, बटर अनकाउंटेबल है, फूड अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे? अनकाउंटेबल है तो अपने किसका यूज करेंगे? सिंगुलर का। काउंटेबल है तो अपने किसका यूज करेंगे? प्लूरल। बस ये सीधा सा ही रूल है जिसे हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट सेंटेंस, कुछ सेंटेंसेस और है, उनमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज हो गए तो अपने एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना है। लिखा है मैनी अ बॉय, मैनी अ बॉय एब्सेंट टुडे, मैनी अ बॉय एब्सेंट टुडे। इसी तरीके से मैनी अ शिप, मैनी अ शिप lost in the ocean। नेक्स्ट सेंटेंस है many an opportunity, many an opportunity missed by negligence, negligence, negligence। इसी तरीके से more than one chance given, more than one chance given to him, more than one chance given to them या given to him। अब और देखिए आप, more opportunity than one, missed by negligence। इसी तरीके से more chances than one given to him। अब यहां पर आपको देखना है कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। बस यहां देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट किसके माने और प्लूरल किसको माने। देखिए यहां पर है मैनी ए बॉय, यहां बॉय जो है वो सिंगुलर है, शिप जो है वो सिंगुलर है, अपॉर्चुनिटी जो है वो सिंगुलर है। और इनसे पहले देखिए आप ए का यूज भी किया जा रहा है, आर्टिकल एन का। तो ठीक है ना, मोर देन वन चांस, वन सिंगुलर है, चांस, ठीक है ना। अब तो यहां पर इनका इन सब में आप देखिए, इन सब के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये जो सब्जेक्ट जो है वो आपको इन सब में सिंगुलर दिखाई दे रहा है। मैनी ए, मैनी एन, मोर देन वन, इनमें सब्जेक्ट सिंगुलर दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग अपने भरेंगे। मैनी ए बॉय इज एब्सेंट टुडे, मैनी ए शिप इज लॉस्ट, मैनी अपॉर्चुनिटी was missed, more than one chance was given। यानी was वर्ब में से भरना तो was का, is का, s वाले भरेंगे। अब यहां पर more opportunity, अब यहां देखिए more opportunity नहीं है, यहां पर opportunities है, more opportunities than one। अब देखिए more opportunities than one वाले तो वही बात आ गई ना, ये पैरेंथेसिस है। यूं कहें कि एक के अलावा, टुगेदर विद वाली बात हो गई ना यहाँ पर। मोर चांसेस देन वन, एक से ज्यादा चांसेस, बहुत सारे चांसेस। तो यहाँ पर इनको क्या मानेंगे
हम प्लूरल मानेंगे, इनको हम प्लूरल मानेंगे। तो इनको हम प्लूरल मानेंगे, इनको हम प्लूरल मानेंगे। तो प्लूरल मानेंगे तो यहां पर क्या आएंगे, यहां मोर अपॉर्चुनिटी देन वन वर गिवन, यहां वर का यूज करेंगे। मोर चांसेस देन वन वर का यूज करेंगे, मोर चांसेस देन वन वर गिवन टू देम। तो इस तरीके से यहां पर वर का यूज करेंगे। तो मैनी ए मैनी एन, मैनी ए मैनी एन, ठीक है ना। इसको किसको मानना है, इसको सिंगुलर मानते हुए अपने क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप देखिए हमें क्या करना क्या है। नेक्स्ट में देखिए कुछ सेंटेंसेस और देखिए। A team of players, a team of players staying here, a team of players staying here, a garland of flowers ready। ऐसे ही आपको दिया है a batch of students studying here, ऐसे ही a bunch of grapes fallen from the creeper। अब ये सेंटेंसेस हैं, इसमें क्या है, ए टीम, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन है। टीम एक कलेक्टिव नाउन है और यहां पर प्लेयर्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ऑफ प्लेयर्स तो क्या है, एक प्रकार से वही हम पैरेंथेसिस वाली बात करते, प्लेयर्स की टीम, गार्लैंड फ्लावर्स की माला, स्टूडेंट्स का बैच, ग्रेप्स का गुच्छा। तो गुच्छा तो एक ही है ना, ग्रेप्स बहुत सारे हैं। तो यहां इनको क्या मानेंगे, अपने सिंगुलर मानेंगे। इस प्लेयर्स के चक्कर में इसको प्लूरल नहीं कर देना है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स क्या लिखेंगे, इज या आर, तो अपने क्या लिखेंगे, इज। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टेइंग, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडीइंग हियर, बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन, हैज लगाएंगे ना कि हैव लगाएंगे। तो इनको अपने इस तरीके से यूज करेंगे, हैज फॉलन फ्रॉम हियर्स। तो इसी तरीके से आपको यहां पर और सेंटेंसेस भी आ सकते हैं, दिए जा सकते हैं। कैसे, आपको ये दिया जा सकता है, ए चेन ऑफ, ए क्लास ऑफ, यानी यहां पर आपको कलेक्टिव नाउन दी जाएगी, ए क्लास ऑफ। ऐसे ही ए सीरीज ऑफ, है इसी तरीके से ए हर्ड ऑफ, ठीक है, ए हर्ड ऑफ दे दिया, ए फ्लॉक ऑफ, ये है ए बैंड ऑफ, ठीक है, ए सेट ऑफ, ठीक है, ए बुके ऑफ, ए बुके ऑफ। आपको और दिया जा सकता है, ए गैलेक्सी ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, फ्लीट ऑफ, जहाजों का बेड़ा जो होता है, फ्लीट ऑफ, FLEET होता है, सॉरी, फ्लीट ऑफ। इसी तरीके से पेयर ऑफ, गैंग ऑफ, ठीक है ना। ये जो एक्सप्रेशंस है ना, ए चेन ऑफ पर्ल्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, अ हर्ड ऑफ काउज, a flock of sheep, a band of dacoits, a set of numbers, a bouquet of flowers, a galaxy of stars, a fleet of ships, a pair of swans, a gang of crews। तो इस तरीके की एक्सप्रेशन जब आपको आती है तो उन सबको अपने को क्या मानना है, इन सबको अपने सिंगुलर मानते हुए, इन सबको अपने सिंगुलर मानते हुए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करना है। ओके, जितना हमारा टारगेट है उससे थोड़ा सा देखिए, कुछ सेंटेंसेस आप और देखिए। जैसे आपको दिया है कि सिट आफ्टर
शिप, शिप आफ्टर शिप हियर। इसी तरीके से आपको दे रखा है वेव आफ्टर वेव, ठीक है। ब्रिक अपॉन ब्रिक, ब्रिक अपॉन ब्रिक लेड। नेक्स्ट सेंटेंस है शॉट आफ्टर शॉट हर्ड, शॉट आफ्टर शॉट हर्ड। अब इसमें देखिए सिप आफ्टर शिफ्ट, अब आपको दे रखा है अराइव और अराइव्स। यहां वेव आफ्टर वेव आपको दो वर्ब दे रखी है, फॉलो और फॉलोज, फॉलो और फॉलोज। ब्रिक अपॉन ब्रिक, इज और आर दिया हुआ है आपको, इज या आर दिया हुआ है। शॉट आफ्टर शॉट, यहां आपको वॉज या वर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, शिप आफ्टर शिप, इसको कहते हैं हाइफनेटिक एक्सप्रेशन। हाइफनेटिक एक्सप्रेशन कौन सी होती है कि एक सिंगुलर नाउन जो है वो बीच में प्रीपोजिशन आ करके दोबारा से फिर रिपीट की जाती है। शिप के बाद आफ्टर आ गया, फिर शिप आ गया, वेव के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन है, फिर वेव आ गया। ब्रिक ये सिंगुलर नाउन ईंट है, अपॉन ब्रिक, शॉट आफ्टर शॉट, बीच में प्रीपोजिशन है और वही नाउन बार बार रिपीट होती है, उसको अपने हाइफनेटिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको। तो ऐसी हाइफनेटिक एक्सप्रेशन होती है वो भी सिंगुलर मानते हैं। शिप आफ्टर शिफ्ट अराइव्स हियर, वेव आफ्टर वेव फॉलोज, ब्रिक अपॉन ब्रिक, इज लगाएंगे, शॉट आफ्टर शॉट वॉज हर्ड। तो इस तरीके से अपने इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट और देखिए आप, कुछ सेंटेंस और है, फिर अपने इसको फिनिश करते हैं। अब देखिए आपके कुछ एक्सप्रेशन है। इट इज, सॉरी, इट आई, ठीक है। इसी तरीके से इट दे, इसी तरीके से इट माई स्टूडेंट्स हु वन द मैच, ठीक है। माई ग्रेट होप माई सन्स, हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर द स्नेक। इन सेंटेंसेस में आप क्या देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट वो होता है जो किसी सेंटेंस को पूरा करता है। और किन से पूरा करता है कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट करता है इज, एम, आर, वॉज, वर। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब होती है, टू बी टाइप वर्ब्स होती है। इन टू बी टाइप वर्ब से ये कंप्लीमेंट पूरा होता है। कंप्लीमेंट के अकॉर्डिंग कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो अपने यहां पर इट इज आई लिखेंगे, क्यों, आई के अकॉर्डिंग इट एम आई नहीं आएगा, इट इज आई आएगा। इसी तरीके से दे के अकॉर्डिंग ना करके इट इज दे आएगा। अब यहां पर माई स्टूडेंट हु वन द मैच, यहां आ गया माई स्टूडेंट्स हु वन द, इट इज माई स्टूडेंट्स आएगा। हालांकि यहां पर क्या स्टूडेंट्स प्लूरल है, इट आर माई स्टूडेंट्स नहीं है, तो यहां पर इज लगाएंगे क्योंकि यहां माई स्टूडेंट्स जो है कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट नहीं है। माई ग्रेट होप इज, मेरी सबसे बड़ी आशा कौन सी है, इज माई सन्स। माई सन्स को प्लूरल मानते हुए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि माई सन्स क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, यह वाक्य को कंप्लीट करने के लिए है। हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर, यहाँ पर सबसे बड़ा डेंजर, खतरा जो है वो स्नेक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। यहाँ स्नेक्स दिया है, स्नेक्स को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर भी इसको सिंगुलर मानते हुए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए मैंने आज एक टेस्ट सीरीज डाल दी है, दूसरी टेस्ट सीरीज भी मैं साथ में ही डालने वाला हूँ। आप ध्यान से देखते रहिए। यूट्यूब चैनल, ब्लॉगर की वेबसाइट पर आप कमेंट जरूर लिखें
और इसके अलावा फेसबुक पेज भी है क्रैक कॉम्पिटिटिव इंग्लिश नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर जो है वो सूचना मिलती रहे, समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।